वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल जनरल वाइज डबल नाइन। खुश आमदीद आप सबका मेरे चैनल पर आने के लिए। समाप्त फरमाइए मार्लिन फिलिप का नावल गोल्डन फाल्कन का दूसरा हिस्सा। इस सरजमीन से किनारा कशी कर लेना चाहिए वरना मिस्री हुकूमत मुझे और इस शख्स को जिस पर अमेरिका होने का शुबा होगा गिरफ्तार कर लेगी। मैं होटल इंटर कॉन्टिनेंटल तिल अबीब के रिसेप्शन हॉल में दाखिल हुई तो रंग व बू के एक तूफ़ान ने मेरा इस्तकबाल किया। हसीन चमकते धमकते चेहरों को देखकर मेरी आंखें चिंधा गईं। वो सब ज़र्फ़ बर्फ़ लिबास में थे और एक दूसरे के गलों में बाहें डाले रक्स कर रहे थे। मैं रिसेप्शन हॉल में मगरिबी गोशे में बैठ गई और मैंने अपने लिए उम्दा शराब का आर्डर दे दिया। एक्स तंजीम ने मेरे लिए एक दर्जन जाली पासपोर्टों का बंदोबस्त कर दिया था। इस वक्त मेरी हैसियत फैंसी फाल्कन की थी जो कारोबारी दौरे पर तिल अबीब आई हुई थी। नैन्सी की हैसियत से उन्होंने मेरा पासपोर्ट इतनी महारत से तैयार किया था कि इस पर असल का गुमान होता था। एक सिगरेट एजेंट की हैसियत से मैं हर लम्हा अपनी शख्सियत को तब्दील करती रहती थी। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल तिल अबीब में इस वक्त मेरा पाया जाना बेवजह नहीं था। मॉर्गन ने मरने से पहले मुझे हिदायत दी थी कि मैं वहां जाऊं। इसका कोई एजेंट आकर मुझे शनाख्त कर लेगा और राब्ता कायम करेगा। मॉर्गन जो बात नहीं कर सका, वो जिस राज से पर्दा नहीं उठा सका, वो राज मुझे खुफिया एजेंट बताएगा। मैं शैंपेन के छोटे छोटे घूंट लेकर हाल का जायज़ा ले रही थी, मगर वहाँ कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे इस पर सिगरेट एजेंट होने का शुबा होता। तफ्तन एक परी चेहरा हाल में दाखिल हुई। इसने स्याह रंग का चश्मा बल्कि भड़कीला लिबास पहना हुआ था। इसकी सफ़ेद बराक जेल पर वो लिबास क़यामत लग रहा था। इसी मुनासिब से जूते मोज़े पहन रखे थे। इसके हाथों में लंबे दस्ताने थे और कानों में स्याह आवीज़ें। वो स्याह सफ़ेद हसीन और शाहकार इम्तराज थी। मैंने महसूस किया कि हाल में बैठे हुए लोगों की निगाहें इस पर जमी हुई थी। वो किसी शहजादी की तरह चलती हुई आई और मुझसे फासले पर दूसरी मेज़ पर बैठ गई। मैं ये एतराफ़ करने में ख़त्ई हर्ज नहीं समझती कि मैं हुस्न परस्त हूँ, चाहे वो सनफ़ नाज़ुक हो या सनफ़ करख़त। मैंने नज़दीक से गुज़रते हुए एक वेटर को बुलाया और इस परी पैकर की तरफ इशारा करके कहा, एक पैक शैंपेन मादम के लिए मेरी तरफ से। ओके। इसने सर को खफीफ सा गम किया और ट्रे संभालता हुआ वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद इसने शैंपेन का जाम इसकी मेज़ पर जाकर रखा और मेरा पैगाम दिया। इस हसीना ने अपनी झालरदार पलकें मेरी तरफ उठाईं और इस बात में सर हिला दिया। मैंने अपना पैमाना थामा और इसकी मेज़ पर चली गई। मुझे नैन्सी फाल्कन कहते हैं, मैंने कहा। सियाह हूँ और सारी दुनिया को देखने निकली हूँ। और मैं सोफिया हूँ, इसने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। फिर सिगरेट होल्डर निकाल कर एक सिगरेट इसमें फंसाई और सिलगा कर हल्के हल्के कश खींचने लगी। इसका सिगरेट गालिबन इंडोनेशिया का बना हुआ था, इसलिए कि इसमें से लौंग की खुशबू आ रही थी। इसकी आवाज़ लोचदार और इसी की तरह से हसीन थी। मुझे अपनी समाअत में शहद घुलता हुआ मालूम हुआ। हाँ, तो तुम कह रही थी कि दुनिया की सैर को निकली थी, फिर क्या हुआ? हाँ, यही मैं इरादा करके निकली थी, मगर अब दुश्वार नज़र आता है। वो क्यों? इसलिए कि अब तुम्हें देख लिया है। शायद मेरी मौत अब इसी सरजमीन पर वाक़ई होगी। ही। इसकी हंसी खनकदार थी। तुम बहुत दिलचस्प बातें करती हो। इसकी मेज़ का वेटर इस मौके पर रकीब रोसिया की तरह से नमदार हुआ और झुककर मुझसे बोला, मिस नैन्सी फाल्कन, आपके लिए एक कॉल है। मैंने सोफे से माजरत की और काउंटर की तरफ चली गई। जब मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मेरे बॉस डेविड हाथ की करखत और सर्द आवाज़ सुनाई दी। माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, वो बोला। इसलिए कि तुम इस वक्त एक दोशीज़ा से महू गुफ्तगू थी। मैं अभी और इसी वक्त अपना इस्तीफ़ा लिखना चाहती हूँ। वो मैं कबूल कर लूँगा। तुम यूँ करो कि 20-25 मिनट के अंदर तिल अबीब एयरपोर्ट
ہوٹل تک آ جاؤ، وہاں میں کچھ اہم معلومات کے ساتھ تمہیں موجود ملوں گا۔ معلومات کی ایسی کی تیسی 20 منٹ کے اندر ہاک بولا۔ اس کے بعد میں پان امریکہ فلائٹ 331 سے نیو یارک پرواز کر جاؤں گا۔ دوسری طرف سے اس کی آواز آئی اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے واپس اپنی میز پر آ کر صوفیہ سے معذرت چاہی اور 1 گھنٹے کے بعد کسی اور جگہ ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹھیک ہے مارلن فلپ، 1 گھنٹے بعد میں تمہیں اسی جگہ ملوں گی، میرا مطلب ہے اسی ریسیپشن ہال میں۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک پڑی۔ میں نے کہا تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ہیرالڈ مورگن نے مجھے تمہاری تصویر بھیجی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم اس ہوٹل میں آؤ گی۔ ممکن ہے تم یہاں ٹھہری ہوئی ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ میرا باس کہیں واپس امریکہ نہ چلا جائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میرے باس ڈیوک ہاک نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک آدھا جلا سگار نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ اس کی اس گھٹیا عادت سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ ہوانا کے بنے ہوئے ایسے سگاروں کا ڈبہ وہ سارے دن میں پھونک سکتا تھا اور ان کے ٹوٹے پھینک سکتا تھا، لیکن وہ انہیں سنبھال کر جیب میں رکھ لیتا تھا۔ میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے ہیرالڈ مورگن کے ایجنٹ سے ملاقات کرنا ہے، میں نے کہا، اس لیے جو بات بتانا ہے جلدی بتا دیجیے۔ امریکی وزیر خارجہ جیمز پال کے قتل کے بعد ہمیں خط ملا ہے اس کے قاتلوں کی طرف سے۔ اس نے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بولا، اہم بات یہ کہ ہمارے ایک اور وزیر کو قتل کر دیا گیا اور یہ بات ہم نے پولیس سے چھپائی ہے۔ کسے قتل کر دیا گیا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہمارے وزیر خزانہ ایڈورڈ فلٹر کو۔ نہیں، کل قتل کیا گیا ہے اور یہ خط ہمیں آج موصول ہوا ہے، وہ بولا اور اس نے ایک اور خط میرے سامنے ڈال دیا۔ جناب صدر، اس خط میں لکھا تھا، آپ کی کابینہ کے وزیر اعلیٰ کو دھمکی کے طور پر ہلاک کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو ہم ایک ایک کر کے آپ کے کابینہ کے سارے وزراء کو ہلاک کر دیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں فوراً $1 کروڑ اور ادا کر دیے جائیں۔ جب آپ کو یہ خط مل جائے ادائی 3 روز کے اندر کر دیجیے، ورنہ 10 روز بعد ہم ایک اور وزیر کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس ضمن میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنے وزیر قتل ہوتے جائیں گے رقم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے 2 وزیر دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو 2 کروڑ ادا کرنا پڑیں گے، اور جب 3 وزیر قتل ہو جائیں گے تو 3 کروڑ ادا کرنا پڑیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا مطالبہ منظور ہے تو آپ وائٹ ہاؤس پر سفید رنگ کا ایک جھنڈا لہرا دیجیے۔ اس طرح سے آپ کی کابینہ کے باقی 22 وزراء بچ جائیں گے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خط میز پر ڈالتے ہوئے اس پر ایک اجڑتی سی نگاہ ڈالی۔ وہ خاموشی سے سگار کی کش لگا رہا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے دوسرے خط کی تہہ کھولی تو کچھ اسی طرح کی دکھائی دی۔ جناب صدر، آپ نے ہماری بات کو مذاق سمجھا، اس لیے $1 کروڑ ادا نہیں کیے، اس لیے ہم آپ کے وزیر خزانہ کو بھی ختم کر دیا۔ کیا آپ $2 کروڑ کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ اپنے وزیروں کی سلامتی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ ابھی آپ کے 22 وزیر باقی ہیں، ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے۔ آپ نے مجھے پہلے اس خط کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے شکایتی انداز سے کہا۔ ہاک نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور سگار کا ایک کش لگا کر بولا، ہم نے ہیرالڈ مورگن کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ وہ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا ہے اور اس نے چھاتا بردار کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے، مگر اب چونکہ زمانہ امن ہے لہٰذا وہ ہیروئن اور دوسری نشہ آور چیزیں ادھر سے ادھر اسمگلنگ کرتا پھر رہا ہے۔ اس کا پیشہ اب یہی ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ معلومات میرے لیے نہیں ہیں، یہ سب تو میرے علم میں آ چکا ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، تم نئی بات جاننا چاہتی ہو، وہ یہ کہ صدر امریکہ ایکس کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ اب وہ مجھے ملازمت سے برخاست کر دیں گے یا پھر ایکس کا محکمہ ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کیا واقعی؟ میں نے شرارتی انداز سے کہا، اگر آپ ایکس کے سربراہ نہیں رہیں گے تو پھر مجھے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے کمر کس لینا چاہیے۔ مارلن، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کرو۔ وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ایئرپورٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ میں تمہیں یہ تصویر دینا چاہتی تھی۔ صوفیہ نے اپنے پرس سے تصویر نکال کر میز کی طرف بڑھائی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں وہ خود تمہیں بتائے گا۔
मैंने अंदाज़ा लगाया कि मॉर्गन की मौत की इत्तला इस तक नहीं पहुंची है। मैंने सोचा इसे इस अंधोना की इत्तला मैं ही दे दूं। सूफिया, बात दरअसल ये है कि मॉर्गन जो है ना, वो मर चुका है। इस तस्वीर का तस्करा इसने किया था। वो इसके मुतालिक कोई अहम बात बताना चाहता था, लेकिन मौत ने इसे मोहलत ना दी। इसलिए इसने मुझे तुम्हारा पता बताया था ताकि मैं तुमसे मालूम कर लूँ। मार्लिन, ये तुम क्या कह रही हो? ये बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। मॉर्गन मर चुका है? हाँ, चर्मी मुंशियात फरोशों ने इसे मार डाला। मैंने वो तस्वीर देखते हुए कहा। वो तस्वीर पुरानी थी, मगर इसमें मौजूद 20 अफराद के चेहरे वाज़ा थे और पहचाने जा रहे थे। तस्वीर की पुष्ट पर 1939 लिखा था। ये इस वक्त की तस्वीर है जब मॉर्गन दूसरी जंग अजीम के दौरान एक छापामार ग्रुप के साथ काम करता था। सोफिया ने बताया। वो दूसरी कतार में दाएं जाने पर। तस्वीर में एक औरत 19 छापामार थे, मगर इससे कोई बात साबित नहीं होती थी। कम से कम मेरा ख्याल था कि इससे केस पर कोई रोशनी नहीं पड़ती। तस्वीर की पुष्प पर जो मोहर लगी थी, इससे पता चलता था कि किसी बर्मी फोटोग्राफर ने खींची है। सोफिया ने मुझे लेकर अपने कमरे में गई। वो इंटरकॉन्टिनेंटल में ही ठहरी हुई थी। तुम्हारे पास इसके कोई और चीज़ है जिससे इसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सकती? मैंने सवाल किया। सोफिया ने नफीस सर हिलाया और फिर एक सूटकेस खींच कर ले आई। इसने जब इसे खोला तो अंदर से सोफिया की एक बड़ी तस्वीर बरामद हुई और इसके अलावा उर्सी सफ़ेद जोड़ा था। इस लिबास की खस्तगी देखकर अंदाज़ा होता था कि वो कहन रसीदा है। ये मेरी माँ का उर्सी जोड़ा है, सोफिया ने भराई हुई आवाज़ में कहा। हेरल्ड मॉर्गन मेरा सौतेला बाप था। जब इसने मेरी माँ से शादी की थी तो मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। फिर जब मैं 16 साल की हुई तो माँ का इंतकाल हो गया। मॉर्गन ने मुझे सगे बाप की तरह पाला पोसा। मेरी परवरिश शहजादियों की तरह हुई। वो जब भी तिल अबीब आता तो मेरे अकाउंट में हज़ारों डॉलर जमा कर देता। इसने सिसकियाँ लेते हुए कहा। इस शहर में सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं मार्लिन फिलिप, जो माँ बाप के मरने के बाद ज़िंदगी बसर करने के लिए काल गर्ल बन जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आजकल के ज़माने में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। वो मुंशियात की स्मगलिंग करता है और सैकड़ों ऐसे धंधे जो गैर कानूनी होते हैं, मगर वो मुझे खुश देखना चाहता है, इसलिए किसी बात की परवाह नहीं करता। इसने बहुत से कारखानों के शेयर्स खरीद रखे हैं ताकि मुझे इनका सालाना मुनाफा मिलता रहे। अब मैं दौलतमंद हूँ और पुरएतमाद भी। मार्लिन फिलिप ने यह बताया कि क्या मैं इस तर्ज सलूक की मुस्तहक हूँ? माफ़ करना, मुझे होलनाक खबर तुम्हें नहीं सुनाना चाहिए थी, मैंने इसके आंसू पूंछते हुए कहा। मैं इसके अश्कसुई कर रही थी कि इसने सरगोशी में कहा। मार्लिन फिलिप कोई कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरा जैकेट कुर्सी की पोस्ट पर पड़ा था, जिसके होल्स्टर में रिवॉल्वर था। दस्तन दरवाज़ा खुला और फिर किसी रिवॉल्वर का सेफ्टी केस हटाया गया। मैंने बिस्तर से छलांग लगाई और फर्श पर चली गई। नवार ने अंदर आते फायरिंग शुरू कर दी। मैंने सोफिया का इशारा मिलते ही कमरे की बत्ती बुझा दी थी, इसलिए तारीकी में शोले लपकते दिखाई दिए। इस घटना में मैं तारीकी में रेंगती हुई हमलावर तक पहुंच चुकी थी, ताहम मैं इससे काफ़ी दूर थी, इसलिए मैंने खलाबाजी खाई। मेरी लात इसके सीने से टकराई और दूसरी इसके रिवाल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवाल्वर इसके हाथ से छूटकर कहीं तारीकी में गुम हो गया। इस शख्स ने मुझे अरबानी में गाली दी, फिर वो संभल गया। मैंने फर्श से उठते हुए दोनों सिक्के एक साथ चलाए। एक इसके जबड़े और दूसरा पेट पर पड़ा। इसके जबड़े से ऐसी आवाज़ निकली जैसे टूट गया हो। मेरी गनीम के हलक से हल्की सी खरा बुलंद हुई। वो चंद लम्हों तक सिसकियाँ लेता रहा, फिर साकित हो गया। कमरे में होलनाक सन्नाटा तारी हो गया। मैंने इसे अंदर घसीट कर दरवाज़ा बंद कर दिया और बत्ती जला दी। सोफिया का जिस्म लहूलुहान था और जिस्म से सांस मुंतखब हो चुका था। इसकी बेनूर आँखें मुझे तक रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी आंखें बंद कर दी। इसकी लाश मुझसे सवाल कर रही थी कि क्या मैं इस सुलूक की मुस्तहक थी। इस कमरे से निकलने से पहले मैंने वो तस्वीर अपने जैकेट की जेब में रख ली।
फिर हमलावर को सीधा किया और इसकी जेब में टटोली तो मालूम हुआ कि इसका नाम अल-सकब था और वो काहिरा से आया था। वो अल-रिजवान का भाई था जो ख़ुद को इब्लीस का बेटा बताता था। यकीनन वो अपने भाई के कत्ल का बदला लेने इतनी दूर आया था, मगर सुफिया ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुझे मरने से बचा लिया। इसका रिवाल्वर तलाश करके मैंने इसके हाथ थमा दिया, फिर ट्रिगर पर दबाव डालकर फायर कर दिया। अब ये तासुर पैदा हो रहा था कि इसने खुदकशी की है। 2 घंटे बाद मैं एक अमरीकी सियाह की हैसियत से न्यूयॉर्क जाने वाले तैयारे पर सवार हो चुकी थी। तिल अबीब तक भाग दौड़ के नतीजे में मेरे हाथ सिर्फ एक तस्वीर आई थी जिसमें 20 अफराद 2 कतारों में आगे पीछे खड़े थे। मेरा दिमाग परेशान था कि मैं इस तस्वीर का क्या करूं और इससे किस केस पर कहां और कैसे रोशनी पड़ती है। बंदरगाह के करीब एक बहरी जहाज SS लंगरअंदाज था और एक्स की हाई कमान का इजलास इस जहाज के अंदर हो रहा था। बंदरगाह पर एक्स के सैकड़ों एजेंट बिखरे हुए थे। इन लोगों ने अजीब रूप धार रखे थे। एक फ़कीर के रूप में था, दूसरा बंदरगाह तक आने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, तीसरा एक खंबे से टेक लगा अखबार पढ़ रहा था, चौथा मोज़े और चॉकलेट फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। रात के 2 बजे का अमल था और न्यूयॉर्क के लोग नींद की वादी में जा चुके थे। बहरी जहाज़ के एक कैबिन में गोल मेज़ के गर्द 5 कुर्सियाँ पड़ी थी, एक पर हाक, दूसरे पर मैं, तीसरे पर जनरल मोतो जो हुकूमत अमेरिका के खुफिया नेटवर्क का सरबराह था। एक और सीक्रेट एजेंट मैक्स था। मैक्स CIA से ताल्लुक़ रखता था। वो दराज खत, खुबरो और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो ब्लू जीन्स में था। ये कलर इसके गोरे रंग पर खिल रहा था। मेरी निगाह घूम फिर कर इसके सरापे से उलझ रही थी। 5वीं कुर्सी खाली थी और हम सब आने वाले मुंतज़र थे। यकीनन वो कोई आला हस्ती थी जिसके इंतज़ार में हाक अपना सिगार मुंह में दबा इसका सिरा चूस रहा था। इससे सिगार सिलगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर सन्नाटे में एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी, फिर कदमों की चाप सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मैंने इस कैबिन में सदर अमेरिका आल्ट्स बेक्सले को दाखिल होते देखा। वो नीले रंग के सर स्वीट में मुलूस था और दानिशमंदी इसके चेहरे से झलक रही थी। वो इस 5वीं कुर्सी पर आकर बैठ गया। मुझे सत्ता हो गया। हमारे सामने इतनी अजीम हस्ती बैठी थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाक इशारे पर जनरल मोतो ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जनाब सदर, हम अब तक कुछ नहीं कर सके। जेम्स पॉल और एडवर्ड फिल्टर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मार्लिन फिलिप पॉल कातिलों का सुराग लगाने के लिए काहिरा गई थी, लेकिन वो शख्स मारा गया जिससे मालूमात हासिल होना थी। इसके हाथ सिर्फ एक तस्वीर लग सकी जिससे कोई मसला हल नहीं हो रहा। इसने अपनी नाकामियों का इतराफ़ किया और होठों को मजबूती से बंद करके बैठ गया। अपने मुल्क की खुफिया तंजीमों की ये नाकारगी देखकर मुझे बहुत कोफ्त हुई है। सदर ने मुंह बनाकर कहा, तुम लोग कातिलों को कब गिरफ्तार करोगे? गालिबन इस वक्त जब मेरी काबीना के 2-4 वज़रा मज़ीद हलाक हो जाएंगे। इसने चंद में तोक़ा करके हम लोगों पर बारी बारी एक निगाह डाली और दोबारा बोला, अखबारी नुमाइंदे मुझसे सवाल करते हैं कि जेम्स पॉल अचानक कहाँ चला गया। इसे हलाक किया जा चुका है या वो आर्जा खलब से मरा है। एडवर्ड फ्लिशर के बारे में हमने ये मशहूर कर रखा है कि वो किसी दूर दराज मुल्क में छुट्टियां गुजारने गया है, लेकिन इन्हें भनक मिल गई कि असल बात कुछ और है, तो मुझे कटरे में लाकर खड़ा कर देंगे और सवाल जवाब करेंगे। मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि मैं कौम के सामने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूं। मैंने सोचा वो दानिशमंदी की बात कर रहा है। वो अपनी नेकनामी बचाकर रुखसत होना चाहता है। जनाब सदर, आप हमें कुछ मोहलत तो दीजिए। हाक ने अपने मुंह से सिगार निकालते हुए कहा, कातिल का बायोडाटा किसी कंप्यूटर में डालकर इसका सुराग नहीं लगाया जा सकता। तुम और कितनी मोहलत चाहते हो? सदर अमेरिका ने इसकी तरफ कुर्सी घुमाते हुए सवाल किया। अगर ये बात अमेरिकी अवाम को मालूम हो गई तो क्या वो मुझे मोहलत देंगे? हाक मुँह चलाकर रह गया। कातिलों की तरफ से भेजे जाने वाले खतूत मैंने एक माहिर तहरीर को दिखा दिए थे, जनरल मोतो ने कहा। इसने अंदाज़ा लगाया है कि यह खतूत किसी रूसी ने तहरीर किए हैं। इसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, ये लोग
یہ لوگ میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روسی اور جرمن دونوں۔ مگر روسی تو تم بھی ہو جنرل موٹو، میں نے کہا، لیکن گفتگو کے دوران تم ہم نہیں بلکہ میں استعمال کرتے ہو۔ میں 40 یا 45 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ میری ماں روسی نژاد تھی لیکن باپ کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے جناب، صدر نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس لیے کہ ہم یہاں ایک دوسرے کا شجرہ نسب معلوم کرنے نہیں جمع ہوئے ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے میکس کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہی تھی۔ جناب صدر، آپ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دیجیے، ہم اس عرصے میں قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد تم 1 مہینے کی مہلت اور مانگو گے، اور اس دوران وہ میری کابینہ کے 2 وزیروں کو ہلاک کر کے $4 کروڑ کا مطالبہ کریں گے۔ جناب صدر نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ 20 دن کی مہلت دے دیں، میں نے کہا۔ کیبن میں موجود افراد چونک کر مجھے دیکھنے لگے، خاص طور پر حقہ محرر سے کھلا رہ گیا تھا۔ مالن فلپ، تمہاری شہرت کے پیش نظر مجھے توقع ہے کہ تم ممکن ہے کہ اتنی مدت میں کوئی کارنامہ انجام دے ڈالو، صدر صاحب نے کہا۔ البتہ ہاک یہ دعویٰ کرتا تو مجھے یقین نہ آتا۔ بہرحال 20 روز بعد تم بھی اگر ناکام رہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کولڈ ڈرنکس کی دکان کھلوا دوں گا۔ باقی 3 افراد کو تم ملازم رکھ لینا، اس نے طنزی انداز سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سیاہ چشمے اور فرنج کٹ داڑھی میں نکولائی کا حلیہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ دنیا کا نمبر 1 سیکرٹ ایجنٹ تھا اور میرا نمبر 1 دشمن۔ ہم نے بہت سے ملکوں کا تختہ الٹنے کی سازشیں کی تھیں اور صنعتی ترقی کی آڑ میں فوجی اڈے قائم کیے تھے۔ پھر جہاں ان کے ساتھی اقتدار پر قبضہ کر لیتے وہاں ہمارے لوگ انقلاب لانے کی تیاری کرنے لگتے، اور جس ریاست پر ہم لوگوں کا گروپ اقتدار پر براجمان ہو جاتا ان کے ساتھی انقلاب کے لیے تحریکیں چلانے لگتے۔ نکولائی کو اتنے اطمینان سے وہاں ڈنر کرتے دیکھ کر مجھ پر بدحواسی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ میرا پروگرام بھی خاک میں مل گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ڈنر کے بعد میک کے ساتھ ساحل پر جا کر سیر کروں گی، مگر وہ پروگرام اب خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ میکس ہماری میز کی دائیں جانب نکولائی بیٹھا ہے، مگر تم مڑ کر نہ دیکھنا۔ نکولائی؟ میکس بھونچکا رہ گیا۔ وہ امریکہ میں کیا کر رہا ہے؟ معلوم نہیں اس کے کیا ارادے ہیں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ مگر تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں نہیں پہچانتا۔ البتہ وہ مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہے اور ممکن ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میکس ڈنر کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا اور جاتے جاتے بلند آواز سے کہہ گیا کہ وہ میرا انتظار کرے گا، مجھے اس کی قیامگاہ پر آنا چاہیے۔ جب وہ ڈائننگ ہال سے نکل گیا تو اس کے چند منٹ بعد ہی نکولائی میری میز پر آ گیا۔ ہیلو، اس نے کہا۔ ہیلو، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ پھر ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آ گیا۔ میں نے قریب گزرتے ہوئے ایک ویٹر کو شیمپین لانے کا اشارہ کیا، پھر اس سے پوچھا، تم کچھ پیو گے؟ وڈکا، اس نے کہا۔ میں وڈکا کے سوا کچھ نہیں پیتا ہوں۔ تم لوگوں نے یہ ویتنام کمبوڈیا میں کیا گڑبڑ پھیلا رکھی ہے؟ میں نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا۔ امریکی بہت کمینے ہیں اور ساری تخریب کاری وہی پھیلاتے ہیں، اس نے ہونٹ سکڑ کر نفرت سے کہا۔ ہم تو امن پھیلاتے ہیں، جس طرح تم نے افغانستان اور ایران میں امن پھیلایا ہے، میں نے طنز سے کہا۔ ہاں، ہم ہر جگہ سے سرمایہ داری کا جنازہ نکال رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ ان جنازوں کے ساتھ تم انسانی حقوق کا جنازہ بھی نکال دو گے۔ تم لوگوں کو ویتنام کی طرح ہم ہر محاذ پر شکست دیں گے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ بہرحال یہ تو ہیں بین الاقوامی باتیں، سردست میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ماسکو نہیں جاؤں گی۔ میں نے کسی خوفزدہ بچی کی طرح اداکاری کی۔ تمہارا محبوب کہہ گیا ہے کہ وہ آج رات تم سے ملاقات کرے گا۔ افسوس کہ تم اس سے ملاقات نہ کر سکو گی۔ کیوں؟ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اطراف ایک تارانہ نگاہ ڈالی۔ وہ لوگ نزدیکی میزوں پر
खा पी रहे थे। इनके सामने खाने की प्लेटें रखी थी, मगर इनकी तमाम तर तवज्जो हमारी तरफ थी। इनके कान और आंखें इधर ही लगी हुई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो मेकअप किए हुए हैं और इनका ताल्लुक रूस से है। इस रेस्तोरां में 20 मेज़ें और हर मेज़ पर 4 अफराद हैं। इस हिसाब से एक खातून को अगवा करने के लिए इसी सिगरेट एजेंट हुए, क्या ये ज़्यादा नहीं है? तुम्हारा हिसाब किताब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर तुम बाहर खड़ी कार में जाकर आज खुद बैठ जाओगी तो हमारा असला ज़ायला होने से बच जाएगा, इसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया कि मैं इसकी हिदायत पर अमल करने का इरादा रखती हूँ। थोड़ी देर बाद इसके हाथ में हाथ डाले इस रेस्तोरेंट से निकल आई। बाज़ार हमारा अंदाज दोस्ताना था, मगर अंदर से हमारा बस चलता तो हम एक दूसरे को बोटियां नोच डालते। कार का मॉडल ओपल था। इसके शीशे तारीक थे। जब हम इसके आखिरी निश्त पर बैठ गए तो वो चल पड़ी, मगर मैं इसके ड्राइवर को देखने से खासिर रही थी, इसलिए कि अगली और पिछली निश्तों के दरमियान शीशे की एक दीवार हाइल हो गई थी। सेकेंड पार्ट यहाँ पर एंड हो रहा है और इसके बाद थर्ड पार्ट शुरू होगा। इंतज़ार कीजिए सेकंड पार्ट के लिए। जल्दी मैं अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह, कल या परसों। और आप लोग एंजॉय कीजिए मार्लिन फिलिप को।